जाति के आधार पर आप बसावटें हैं, जाति के आधार पर रोजगार तय की जाती है, जाति आधारित शादी होती है, जाति आधारित लोग वोट कर रहे हैं, जाति आधारित आप ये कह लीजिए एक आपकी बोली चाली या आपके मतलब कोई ना कोई आप जिस धर्म को या कहीं फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से आपको रेखांकित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जाति आपके जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक परिभाषित करता है, और इस फैक्टर को डेटा नहीं आएगा तो आप कैसे देश का 360 डिग्री विकास कर पाएंगे, या उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम किसका है जिसका आप जिक्र किए? ये काम चुनाव आयोग का तो नहीं है। चुनाव आयोग इसमें क्यों दखल दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों प्रभावित हो रहा है? एक बार रिव्यू करना चाह रहा है। मैं रिव्यू से मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सवाल मैंने सवाल होनी चाहिए, बिल्कुल आपत्ति है ही नहीं कि आप कीजिए, लेकिन जो समय है चुनाव नवंबर में करना है, 15 या 20 नवंबर तक सरकार को बनना है ना, और 30 सितंबर दिया है अभी तक कि फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स हम देंगे फाइनल। कि अगर मैं जिस भाव से राजनीति में आया हूँ कि आपके पास एक विचारधारा होना चाहिए, तो मेरी विचारधारा बहुत ही क्लियर है, मैं उससे समझौता नहीं कर सकता। चाहे चुनाव जीतूं या हारूं, मैं एक पार्टी में 25 साल से खड़ा हूं, उस विचारधारा के साथ खड़ा हूं, है ना। तो मेरी एक सोच बहुत ही क्लियर है कि मैं गांधी जी के विचारों को मानता हूं, मैं बाबा साहब को मानता हूं, मैं नेहरू जी को मानता हूं, मैं मौलाना आज़ाद जी को मानता हूं, मैं अपने पेरियार को मानता हूं, मैं फुले को मानता हूं। इस बार बिहार की दीवारों पर लिखा हुआ है, ये जो चुनाव आयोग द्वारा नया प्रयोग बीजेपी जेडीयू करने का प्रयास कर रही है, नहीं सब क्या दिखलाता है? अरे जब आप लग रहा है आपको जीत रहे हैं या लग रहा है तो क्यों करना? आए मोदी जी पटना में, भीड़ हुई नहीं, फिर इनको आया, अब क्या चलेगा, हम अमित शाह को बुलाए, भीड़ तो थी नहीं, अब क्या करना होगा, तो नया भाई वोटरों को वंचित कर दो। नमस्कार मित्रों, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। वेलकम टू माय शो। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता चंदन यादव जी। चंदन यादव जी, आपसे हम एक सवाल सीधा करना चाहते हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि राहुल गांधी का दौरा हुआ बिहार में, और एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि पप्पू यादव और आप लोगों ने तो पद यात्रा पे भेजा था कन्हैया कुमार को, इन लोगों को जिस तरीके से धकिया के भगाया गया, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपके अलायंस पार्टनर के तेजस्वी यादव के पीए तक जो है मंच साझा कर रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब क्या राजद की तरफ से जान के कांग्रेस को हैसियत दिखाने के लिए ऐसा करवाया गया? नहीं, मुझे लगता है कि खास करके एक तबका है मीडिया का जो सरकार के सामने घुटने टेक दिया है, जिसको बहुत लोग गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं, यहाँ पर तो हम लोग पप्पू यादव को से गिरते हुए मैं दोनों पक्ष की, कि खास करके एक बड़ा तबका है मीडिया का जो सरकार के गोद में खेल रहा है, और किसी न किसी तरह से जो देश का मुद्दा है, जो बिहार का आने वाला चुनाव का मुद्दा है, उसको भटकाने का एक प्रयास था। और सब हम जानते हैं कि मुद्दा बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, मुद्दा बड़ा होता है। मुद्दा क्या था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से इस तरह का काम करवा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग को कहीं ना कहीं वोट छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या एंटिसिपेशन पर बेस्ड है? नहीं, एंटिसिपेशन पे नहीं, जिस तरह से चुनाव आयोग का आनन फानन में नोटिस आया, और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में जो बहस थी, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन कह रही थी कि समस्या रिव्यू से नहीं है, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत होना चाहिए था, बट टाइमिंग, और जो ये तो टाइमिंग से क्या, टाइमिंग से ये मतलब है कि आप चुनाव जब पता था, लेकिन ये विषय मैं आपसे पूछूंगा। वजह कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये ऐसे जिले हैं जहां पर आधार कार्ड जो जनसंख्या उससे ज़्यादा आधार कार्ड मिल चुका है। ये बिल्कुल अभी लोकसभा उस पर लेकिन आएंगे, लेकिन हम तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर ये चर्चा पूरा मैंने कहा ना कि देखिए इशू कुछ नहीं है। इस पे है कि किसी भी दल अनुशासन से चलता है ना। जब बड़े नेता आते हैं, किसी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता रहते हैं, तो उसके साथ एक प्रोटोकॉल जुड़ा है, एक संगठन का एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। प्रोटोकॉल में आप राजद के देखिए, जिन नेता का जिक्र भी नहीं मैं इसमें जो नेता का नाम
घटक दल मुझे लगता है कि सभी महागठबंधन दल के नेता ने इस पर चर्चा की होगी और जो जो नेता का नाम होगा उस लिस्ट में, जो मंच साझा करेंगे उनकी लिस्ट होगी, और लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो ये मान के चल सकते हैं कि आपके लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस में ना पप्पू यादव कहीं पर फिगर आउट होते हैं और ना ही कन्हैया कुमार को आप पद यात्रा के लिए निकाल तो देते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं कर रहे। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि संगठन होता है बड़ा, है ना, व्यक्ति नहीं बड़ा होता है। हर एक दल का एक संगठन का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। हम केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री की तरह जिस तरह से भाजपा स्टूल पे बैठा देती है, हमारी वैसी संस्कृति नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा है, एक संस्कृति है कि जब भी हमारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता या शीर्ष नेतृत्व जाएंगे, उसके साथ एक सूची बनती है कि जब आप मंच साझा कर रहे हैं, मंच पे कितनी चेयर लग सकता है, मंच पर कितने लोग जा सकते हैं, ये सब को लेकर के फिर एक सूची बनती है क्रमबद्ध तरीके से, सीनियरिटी बेसिस पे या प्रायोरिटी बेसिस पे। आपको लग रहा है ये मीडिया का एक तरीके से था? नहीं, बिल्कुल किसी ने, मुझे लगता है कि, और जो नेता मुझे ये कह रहा है कि मुझे ये तो है ही, मैं तो पहले इस बात को रेखांकित किया कि कहीं ना कहीं मुद्दा जो टीवी, खास करके राष्ट्रीय चैनल और कुछ गोदी मीडिया जो पूरी तरह से लगी हुई थी कि जो मुद्दा, असली मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं ढक जाए। अब तो आपका असली मुद्दा भी एक तरह से छिन गया, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से गो हेड दे दिया गया कि आप चालू रखिए अपना, नहीं आपने देखा नहीं करना है। हम क्या कह रहे थे, ये टिप्पणी हुई कि भाई आधार कार्ड और नहीं, सवाल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए। जो दो मुद्दे को लेकर के हम जा रहे थे, या राहुल जी कह रहे थे कि टाइमिंग, कि आप 3 महीने पहले चुनाव का क्यों कर रहे हैं, और जो कागज़ मांगे गए थे उसमें समस्या था। कोर्ट ने कह दिया, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के बारे में चर्चा कर दी, तो और ये भी कहा कि टाइमिंग को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किया है। यही तो हम कह रहे थे, जो रोका तो नहीं, जो चंदन जी नहीं रोक, क्या कह रहा था, 4 जिले का जिक्र किया आपको, उसमें देखिए एक बात क्लियर है, हम रिव्यू सिक्योरिटी थ्रेट होगा। हम जो वोटर्स का रिव्यू के बारे में कभी हम लोगों ने सवाल नहीं किया। आप बार बार, मैं इस चीज़ को रेखांकित कर रहा हूँ, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन का है। अब आपने देखिए कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि जो काम चुनाव आयोग का नहीं है, गृह मंत्रालय का, वो चुनाव आयोग कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं गैप किस तरह से हो रहा है। ये बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा तुगलकी फरमान था। सर, इलेक्टोरल रोल को रिविजिट करना 2003 में आप लोगों ने भी करवाया था, तो उसमें कहाँ कोई भाग रहा है, वो तो अगर मान लीजिए बिहार, ये तो अच्छी बात बताइए, लोकसभा अच्छी बात बताइए, इनको तो पता था ना कि चुनाव कब होना है बिहार का। बिल्कुल, हाँ, तो उससे पहले करना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो टाइमिंग को लेकर के, टाइमिंग मतलब आपको ये प्रक्रिया को बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, ताकि ये कहते हैं कि इससे आपका जो है बेसिकली ऐसा वोटर्स, जो मतलब एक इन्फ्लक्स की बात बार बार की जाती है कि बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या है, और इन इलाकों में तो बहुत ये कहते हैं कि इट्स एनीवंस कॉमन नॉलेज की बहुत बड़ी तादाद में आकर के बस गए हैं चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र में। हम झारखंड के उस इलाके की बात कर लें, बिहार के इलाकों की बात कर लें, तो आपको लगता है कि सही दिशा में एक कदम है, कम से कम उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो हिस्सा बनते हैं तो इट इज़ अ ग्रेव नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। आप एक बात देखिए, इस सरकार में समस्या क्या है, जो काम गृह मंत्रालय का है वो चुनाव आयोग करना चाहता है, जो काम अपने हिंदू धर्म के पंडितों का है वो काम सरकार करना चाहती है, जो काम जिस संवैधानिक संस्था का उसको करने दीजिए ना। आप क्यों संवैधानिक संस्थाओं को घेरने की कोशिश करते हैं या उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये काम किसका है जिसका आप जिक्र किए? ये काम चुनाव आयोग का तो नहीं है। चुनाव आयोग इसमें क्यों दखल दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों प्रभावित हो रहा है? एक बार रिव्यू करना चाह रहा है। मैं रिव्यू से मैं फिर कह रहा हूँ, आपने सवाल मैंने सवाल होनी चाहिए, बिल्कुल आपत्ति है ही नहीं कि आप कीजिए, लेकिन जो समय है चुनाव नवंबर में करना है, 15 या 20 नवंबर तक सरकार को बनना है ना, और 30 सितंबर दिया है अभी तक कि फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स हम देंगे फाइनल। 30 सितंबर का मुझे जहाँ तक याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 50% से ज़्यादा आप मतलब जो एक प्रक्रिया है कि आप 11 कागज़ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जब देखेंगे बिहार की स्थिति
कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग बेघर हैं, कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है, और ऐसे ऐसे कागजात मांगे गए थे। इससे लाजमी है कि सवाल उठना है कि इसकी मंशा क्या है, क्योंकि जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही संदिग्ध है। महाराष्ट्र में इन्होंने जो काम किया है, आपके जो कोर वोटर्स होंगे उनको सवाल इसका नहीं है, सवाल है बिहार में संविधान को बचाने का, और वोट जो हर एक 18 साल के हर एक व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार छीनने का है। सवाल ये बड़ा है, सवाल ये चुनावी मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक वैचारिक मुद्दा भी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ करना, चुनाव की राजनीति को प्रभावित करना, इन संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ करके। सवाल ये बड़ा है कि जिस तरह से मैंने कहा कि गृह मंत्रालय का काम है ये वोटरों की चिन्हित करना कि कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, कौन नहीं है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है, ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आपको लग रहा है कि ये मुद्दा अभी भी आपके लिए मौजूद है और आप इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेंगे? अभी फैसला पूरा आया नहीं है। हम पूरा महागठबंधन और हमारी पार्टी यही चाहती है कि जो भी लीगल वोटर्स हैं, जो इस देश का नागरिक है, उनको कहीं सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस लोकतंत्र के पर्व और त्यौहार में हर एक बिहारी वासियों आकर के अपना मत का अधिकार दें, किसी को परेशान ना किया जाए। कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रवासी बिहार से बाहर रहते हैं, जो मजदूरी के लिए जाते हैं, बाहर रहते हैं, उनको आप बता दीजिए कि आप बुलाएंगे, एक बार इस वोटर आईडी कार्ड के लिए आएंगे, एक बार वोट देने के लिए आएंगे, कम से कम 3,000-4,000 का खर्चा आएगा, 2,000 ट्रेन में टिकट बुक करके आएंगे। आप ये सारी चीज़ों को समझिए। मैंने इसलिए कहा कि टाइमिंग, आप 3 महीने समय दे रहे हैं, वही है ना, क्यों इसको तुगलकी फरमान किया जा रहा है? तुगलक का डिसीजन आपने इतिहास पढ़ा ही होगा कि इसी तरह के तो रहते थे। जिस तरह का जीएसटी में इन्होंने बहुत निर्णय लिया। यहाँ पर एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मैंने हमारा सवाल ये है कि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कन्हैया को लग रहा है कि वो दरकिनार कर दिए गए, या पप्पू यादव को लग रहा है कि वो दरकिनार कर दिए गए, उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो क्या वो रुख प्रशांत किशोर की पार्टी का कर सकते हैं? एक तरीके से प्रशांत किशोर ने तो दरवाजे खोल रखे हैं ऐसे लोगों के लिए। देखिए, एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी में एक चरित्र है, एक संस्कार है, एक लिगेसी है, और ये बहुत 1885 से चली आ रही परंपरा है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए कि हमारी पार्टी के अंदर जितना लिबर्टी, जितना डेमोक्रेटिक स्पेस और जितना मान सम्मान मिलता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 25 साल से कांग्रेस पार्टी की में हूँ और छात्र जीवन से लेकर आज तक विभिन्न पदों पे रहा है। मुझे इस पार्टी में तो घर लगता है, एक परिवार लगता है। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ अपमान किया गया। पार्टी आकर के बुलाती है, सुनती है, समझती है। अब तो जो हमारे दो लोग, आप फॉर्चुनेट है। नहीं, मैं एक आपको छत्तीसगढ़ का भी प्रभारी बना दिया गया था, लेकिन ये फॉर्चुनेट नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं। फॉर्चुनेट ये हमारे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। मैं उसी पे पप्पू यादव को जरा सा सपोर्ट आपने नहीं किया पिछले चुनाव में, ठीक? वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। अभी तक कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि पप्पू यादव कांग्रेस में है भी या नहीं है। हालांकि खुद को भी वो हनुमान फ्लैंक कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोला। सवाल गिरा दिया गया उनको सीढ़ी पे, इसके बावजूद एक शब्द नहीं बोला। परसों के सवाल का एक ही मकसद है कि जो हमारे नेता इन क्वेश्चन में हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में अच्छे दिन हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संस्कृति और कांग्रेस पार्टी का प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चर वो अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। इस तरह के बहुत सारे मीटिंग में जाते हैं, रहते हैं, सब सिस्टम पता है। तो हम सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, हर एक दल के नेताओं कार्यकर्ताओं, ये किसी एक संगठन का बात नहीं है। आपका भी एक संगठन, मीडिया का भी एक संगठन होता है, हर एक संस्था का एक संगठन होता है। उस संगठन का एक प्रोटोकॉल और एक नियम, एक अनुशासन होता है, हम सबको पालन करना चाहिए। उसमें अगर कितने भी आप बड़े नेता हो, अगर मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठने के लिए अधिकृत हूँ, अगर जब तक संगठन में अनुशासन नहीं रहेगा तो चल ही नहीं पाएगा संगठन मजबूत करना है तो हर एक व्यक्ति को उसके हिसाब से चलना होगा। संगठन का निर्णय होता है, तो संगठन का निर्णय होता है कि संगठन का ये निर्णय होता है। आप एक बताते थे, हमारे प्रभारी महोदय जो हैं, आप देख लीजिए, वो नीचे थे,
है ना। सवाल इसका नहीं है। आप लोग जो है ना, मुझे लगता है कि इससे हमारे दोनों नेता जो हैं, कन्हैया जी वो हमारे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको भी ये नहीं है। सब गए थे मुद्दे को लेकर के, ये एक बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसमें सब लोग गए थे, उत्साह था, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। सवाल ये बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि धक्कम धुक्की में आप जानते हैं कि जिस तरह से भीड़ थी, उत्साह था, उसमें लाजमी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा धक्कम धुक्की में लोग गिरते हैं, थोड़ा सा सवाल होता है, लेकिन इसमें कहीं से ये नहीं। प्रशांत किशोर, आपने लगभग बात अपनी पूरी ही कर ली इस विषय पर, स्पष्ट कर दिया अपने पोजीशन को, पार्टी के पोजीशन को। हम प्रशांत किशोर की राजनीति पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, गली मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, इतनी मतलब तकरीबन 3 साल पूरा होने पर है, पद यात्रा से लेकर तमाम चीज़ जो संवाद स्थापित कर रहे हैं, दरवाजे उन्होंने खोल रखे हैं कि कोई अगर दुखी हो जाए पप्पू यादव टाइप का, वो सब पार्टी में आमंत्रित है। उनकी राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि राजनीतिक दल का या किसी संस्था का एक गोल और एक विचार होता है, मेथोडोलॉजी होता है, 3 चीज़ें होती है ना। एक सोल होता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, गोल सोल कह लीजिए। अगर राजनीतिक भाषा में हम बात करें, कॉर्पोरेट में उसको गोल कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप एक विचारधारा। तो उसकी पार्टी की क्या विचारधारा है ये वो रेखांकित नहीं कर पाते। शुरू किए थे गांधी जी का फोटो लगाए, फिर अपना फोटो उसमें जोड़े, अब गांधी जी का फोटो हट गया है, अपना फोटो लगा रहे हैं। या क्या वो घोषित मुख्यमंत्री हैं, बनना चाहते हैं अपने पार्टी का, 243 सीट पे लड़ रहे हैं, ये सवाल है। क्या बार बार वो शिक्षक बार से भी कम आ जाएगा तो हम मानेंगे हमारी हार? नहीं, वो देखिए, चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले ये बहुत लोग, नेता लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं या चुनाव को प्रभावित करने के लिए कि हम जीत रहे हैं। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक शुरुआत ही पॉल मैनेजमेंट से लेकर के, उनको विचारधारा से तो कोई मतलब नहीं है, उस देश के सभी विचारधारा से जुड़ चुके हैं। अब वो इसलिए रेखांकित भी नहीं कर रहे कि उनकी असली विचारधारा क्या है। सवाल एक जो बड़ा है, 2-3 सवाल है कि जिस तरह से देश का एक अहम मुद्दा था सामाजिक न्याय को लेकर के, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से जाति जनगणना का मजाक उड़ाया था, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इतने बड़े डेटा प्लेयर, डेटा के खिलाड़ी हैं, क्या देश में एक बड़ा विकास का जो एक फैक्टर है वो जाति नहीं है? जाति के आधार पर आप बसावटें हैं, जाति के आधार पर रोजगार तय की जाती है, जाति आधारित शादी होती है, जाति आधारित लोग वोट कर रहे हैं, जाति आधारित आप ये कह लीजिए एक आपकी बोली चाली या आपके मतलब कोई ना कोई आप जिस धर्म को या कहीं फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से आपको रेखांकित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जाति आपके जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक परिभाषित करता है, और इस फैक्टर को डेटा नहीं आएगा तो आप कैसे देश का 360 डिग्री विकास कर पाएंगे। डेटा जरूरी है कि आप इलाज से, मतलब आप बीमारी से डर रहे हैं इसके लिए कि हमको ये बीमारी हो जाएगा, इसलिए आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। प्रशांत जी को जाति के मुद्दे पर जो उनका ढुलमुल स्थिति है, जाति के सवाल पर जो भागने की कोशिश करते हैं, या सबसे बड़ी बात है कि मजाक उड़ाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बिहार की राजनीति में उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा बड़ा गैप क्या है, वो क्या चाहते हैं कि डिग्री होना ही ज़रूरी है ना। उस मामले में ले लें तो प्रशांत जी का क्लास मॉनिटर का भी चुनाव नहीं लड़े हैं आज तक। पता नहीं, मुझे अगर क्लास में कहीं मॉनिटर का चुनाव लड़े होंगे तो मुझे नहीं जानकारी, अगर मैं बता दें कि लड़े हैं तो मैं उस वक्तव्य को वापस लूँगा। तो उस हिसाब से आप जिस व्यक्ति से वो बार बार सवाल उठाते हैं, वो तो चुने हुए भाई मुख्यमंत्री बने। सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी आएगी? पढ़ा लिखा आदमी जिसको राजनीति का अनुभव नहीं है, उसको वो राजनीति में नहीं उतर सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो तो वही कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई डिग्री दिखाइए, आप 10वीं पास हैं, 9वीं पास हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि वही वार्ड का चुनाव लड़े जो 12वीं पास है, वही मुखिया का चुनाव लड़े जो इंटरमीडिएट पास है, वही एमएलए का चुनाव लड़े जो ग्रेजुएट हो, वही सांसद का चुनाव लड़े जो पोस्ट ग्रेजुएट हो। क्या आगे आने वाले दिनों में प्रशांत जी का ये मनसा है? यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो जाएगा? नहीं, यूटोपियन कॉन्सेप्ट नहीं, उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा या तो बहुत संभव है नहीं। आप बेबुनियाद ना
सवाल ऐसे उठाते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं रख सकते। नहीं, आप तो इसी तरह के सवाल कर रहे हैं ना। हाँ। आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे उदाहरण है देश में, अपने देश में कामराज जी से लेके इब्राहिम लिंकन तक उनकी शिक्षा। मैं तो नहीं, आप उससे ले लूँ तो हम तो आपको लग रहा है कुछ अलायंस के लिए वो ओपन हो सकते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे लगता है कि वो राजनीति में मुझे लगता है T20 खेलते रह रहे हैं, है ना। अपने गोल पोस्ट को भी चेंज करते रह रहे हैं। जो मुद्दा आया वहीं पे क्या स्टैंड लेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अभी आया तो दूसरे दल में क्या हो रहा है, कौन नेता के क्या हो गया नहीं हुआ, इससे क्या आप एक आप देख लीजिए, बहुत ही ऐसी पार्टी होगी जो गंभीर पार्टी होगी, जो मुद्दे की बात करेगी। ये तो कहते हैं तो हम बिहार के विकास की बात करेंगे, बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन जब आप इनको बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करेंगे या उनके बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उनका मतलब रोड मैप रहा है। उन्होंने तो चुनाव को वो अपने चुनाव के देखिए वो किस तरह की राजनीति मैं बता रहा हूँ क्यों। एक है कि आप देखिए, अगर वो जाते हैं, अगर कोई यादव बाहुल्य गांव है तो वहाँ पे जाकर के वो संबोधन में क्या कहते हैं कि भाई आपसे तो भले लालू प्रसाद यादव है ना, कि जो अपने 9वीं फेल बेटा को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, और बेवकूफ़ तो आप हैं, आप अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए। आपका बेटा इंजीनियर है या MA पास है और आप क्या करेगा, वो चाकरी करेगा। नहीं, आप ये कनेक्ट, अब हम आपकी ही इसी बातों को डिकंस्ट्रक्ट करें तो वो क्या चाहते हैं कि कितने पास वाले को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहले ये सवाल ये है ना, आप उन्होंने क्या कहा, नहीं परिवारवाद पर सवाल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये 9वीं फिर ये 9वीं पास 10वीं पास क्या है। ये बताइए, 13वीं बार लालू प्रसाद यादव। मैं कह रहा हूँ कि सवाल तब ये होना चाहिए, सवाल उतना ही होना चाहिए, क्या राजनाथ सिंह का बेटा अनुराग ठाकुर सब कहाँ इस पे सवाल क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पे भी कर लाजमी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री की डिग्री देखते हैं, है ना। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि आप बातों जो बात निकलती है ना, हम हर एक शब्द को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर ये एडजेक्टिव क्यों लगाते हैं, 6ठी फेल 9वीं फेल, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मुद्दा क्या है। आपका मुद्दा है कि आगे आने वाले दिनों में जिसके पास डिग्री नहीं है, जो पढ़ नहीं पाया है, उसको आप चुनाव से वंचित करेंगे। सुन लीजिए, ये चाहते हैं कि कोई जब कोई वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा, आप ये चीज करना चाह रहे हैं। पढ़ नहीं पाया तो तब तो मैंने PhD की है, तब तो आपके हिसाब से प्रशांत जी, मैं तो पूरी, आपने तो 25-30 साल से राजनीति, लेकिन पढ़ नहीं पाया वही तो नहीं, मैं तो बहुत सबसे ये सुविधा तो सिर्फ लालू परिवार के बच्चों को ही मिल सकता है या उनके जो समकक्ष लोग हैं उन्हीं को मिल सकता है। सवाल गरीब आदमी का, अब आप सवाल को कि राजनीति में मैंने यही कहा ना कि जब प्रशांत जी पकड़े जाते हैं ना तो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अच्छा, कि अब जब हो गया कि जब आप डिग्री पूछ रहे हैं, पहला शब्द क्या था कि मतलब वो सही कहा आपने, उनका सवाल यही रहता है। फिर बाद में एक डायनेस्टी लाते हैं, फिर कुछ और ले आते हैं, फिर ये कहते हैं कि वो, तो ये मुद्दे हैं या नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अगर मैं जिस भाव से राजनीति में आया हूँ कि आपके पास एक विचारधारा होना चाहिए, तो मेरी विचारधारा बहुत ही क्लियर है, मैं उससे समझौता नहीं कर सकता। चाहे चुनाव जीतूं या हारूं, मैं एक पार्टी में 25 साल से खड़ा हूँ, उस विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, है ना। तो मेरी एक सोच बहुत ही क्लियर है कि मैं गांधी जी के विचारों को मानता हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं नेहरू जी को मानता हूँ, मैं मौलाना आज़ाद जी को मानता हूँ, मैं अपने पेरियार को मानता हूँ, मैं फुले को मानता हूँ। तो ये इनके आधार पर भारत की संरचना होनी चाहिए। एक बेस क्लियर है, एक प्लिंथ क्लियर है, एक फाउंडेशन है मेरा। अब मैं जब राजनीति करूँगा तो मेरी यही सोच रहेगी, क्या सोच रहेगी कि मैं जितनी ताकत देश के गरीब लोगों के लिए मैं अपनी जीवन दे पाऊँ, है ना। पहली मेरी प्राथमिकता वो रहेगी, है ना। उसके बाद देखेंगे कि भाई कौन सामाजिक रूप से भी वंचित है ना। तो उसमें टैग कौन, अगर मान लीजिए एक महिला है, वंचित वर्ग से है, आर्थिक भी है, तो वो जेंडर नहीं दिख रहा है इस बार, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट दिख रहा है क्या चीज़ इस चुनाव में 2025 में? ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। नहीं, वो तो मैं मान लिया, मोहब्बत की दुकान खोलना है या नफरत का बाजार लगाना है। तो आप मान रहे हैं कि ये जो इस बार का जो टक्कर है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ NDA, इसी में होना है? बस लड़ाई सिर्फ ये दो, अगर हम दो फ्रेज में कहें तो मोहब्बत की दुकान खोलने का है या नफरत का बाजार लगाना है। अब प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं
वहाँ पता है लोगों को कहाँ खड़े हो रहे हैं। दिलचस्प हो रहा है, चिट्ठी लिखी गई लालू प्रसाद यादव को, अभी तक जवाब नहीं मिला है। असादुद्दीन ओवैसी साहब को इंतज़ार है कि वो भी महागठबंधन में शामिल हों। सीमांचल में पिछली बार तो आपने देखा था कि 5 सीट ले आए थे, तो अगर शामिल आप नहीं करते हैं तो डैमेजिंग हो सकते हैं। वो 70 सीट पे लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी या कोई भी महागठबंधन चाहती है कि सामान्य विचारधारा वाली पार्टी एक साथ लड़े, क्योंकि उधर भी जो जिनका विश्वास नफरत के बाज़ार में वो सब एक साथ हैं। जो संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं वो एक साथ है। चिराग पासवान, अरे चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? लोग संसद में अमित शाह जी उनके सामने ना अंबेडकर का अपमान किए, वो चुप बैठे ना, तो वो सब एक साथ हैं। लालू जी ने जब किया तो उस पर आपने कुछ नहीं टिप्पणी नहीं, लालू जी तो गरीबों की मसीहा और सामाजिक न्याय के योद्धा माने जाते हैं। आप लालू जी ये बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बिहार के जन जन में बस गया है ये बात। तस्वीरें तो वायरल हो गई थी, वीडियो वायरल हो गया था। वो मिसप्लेस था बिल्कुल ही। देखेंगे आपकी कहीं से उसमें देखिए एक चीज़ है कि ये दोनों क्या कह रहे हैं, एडिट किया गया वो वीडियो। नहीं एडिट नहीं, आप देखेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वीडियो को देखेंगे। एक चीज़ होता है ना कि आप मान के चलते हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कहीं आप किसी व्यक्ति के बारे में एक जो जनता के बीच जो सच्चाई होती है वो आ ही जाती है। तो लालू जी के बारे में तो ये है ना कि वो एक गरीबों के मसीहा, एक समय में सामाजिक न्याय के योद्धा थे। उन्होंने इस तरह की राजनीति, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग उनको एक समय में आइकॉन मानते थे, मतलब ये बात तो सच है, इसमें कहीं से कोई नहीं, इन्होंने लोकतंत्र में उसको करके दिया। लेकिन जो मैंने कहा कि इसमें जो समस्या है ना कि 2 धड़ा में है, और प्रशांत जी को तय करना होगा है ना कि किस तरह की राजनीति करना है। उनकी मेथोलॉजी में उन्होंने अपनी राजनीति में पूंजीवादी व्यवस्था को डाल दिया है, कार्यकर्ता को रिप्लेस कर दिया है एम्प्लॉय से। कि सत्ता की चाबी एक बार रामविलास जी के पास जिस तरीके से हुआ था, अगर सत्ता की चाबी उनके हाथ होती है तो आपको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? क्या चीज़? ये तो देखिए, स्वराज पार्टी जनता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जनता, बिहार की जनता खास करके इस बार बिहार की दीवारों पे लिखा हुआ है। ये जो चुनाव आयोग द्वारा नया प्रयोग बीजेपी जेडीयू करने का प्रयास करी, नहीं सब क्या दिखलाता है। अरे जब आप लग रहा है आपको जीत रहे हैं या लग रहा है तो क्यों करना? आए मोदी जी पटना में, भीड़ हुई नहीं, फिर इनको आया, अब क्या चलेगा, हम अमित शाह को बुलाए, भीड़ तो थी नहीं, अब क्या करना होगा, तो नया भाई वोटरों को वंचित कर दो। ये लगाए हैं, ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से आप देखिएगा ना उनकी भाषा में आप कह लें तो ये एक पूरा, अमित शाह जी हर समय क्या कहते थे, एक शब्द यूज़ करते हैं ना, क्या है पता है क्या? कि कोई चीज़ें जो स्क्रिप्टेड हैं, जो ये लिखी जाती रही है हर समय, तो अमित शाह वही चीज़ करते रहेंगे। कि एक अंतिम सवाल जाते जाते, कितनी उम्मीद है कांग्रेस को? बार्गेनिंग टेबल पर कांग्रेस आज कहाँ पर है? ऐसा लग रहा है जैसे राजद जो भी देगी वही मान्य होगा। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सवाल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी 243 सीटों पे लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, है ना, और मांझी जी और एलजेपी की लड़ाई, चिराग की लड़ाई, चिराग ताल ठोके हुए हैं, हम 243 कर रहे हैं। बीजेपी ये लगी हुई है कि किस तरह से सम्राट चौधरी को स्टूल पे बिठाएं, और नीतीश कुमार को किस तरह से फडणवीस को ले आएंगे, और फिर सिंधे जी की तरह नीतीश जी महाराष्ट्र मॉडल और यूपी मॉडल किस तरह से ये बिछाएंगे, ये बीजेपी में ये बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ महागठबंधन में बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते, कि एकदम बहुत ही फील गुड है। पूरा पार्टी के महागठबंधन के अंदर मोहब्बत का बाजार है। तो ये फील गुड तब और भी था जब उनके बीजेपी के अंदर भी एनडीए के अंदर भी नफरत का बाजार है। आप खुश इस बात से हो रहे हैं कि एनडीए के अंदर में जो है सिर्फ उठौल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकना चाहते हैं कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। नहीं, मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने ये कह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर है ना, अब दल है कहीं थोड़ा बहुत मतभेद होना है, हर एक पार्टी चाहती है सीट ज़्यादा लड़े, लेकिन मैं दोनों एनडीए और इंडिया अलायंस में मैं कंपेयर करूं
तो हमारे अंदर जो हम लोगों को खबर आ रही है, और जो चूँकि पार्टी के अंदर तो खबर आती है ना हम लोगों के पास, जो आ रही है उसमें बहुत ही सुखद है कि बहुत ही, हाँ, उस तरह की कोई भयंकर समस्या या बहुत बड़ी समस्या कोई नहीं है। लेकिन इतना तो आश्वस्त है कि 70 नहीं मिलने वाला है। किसको? 70 सीटें तो नहीं, ये तो आगे तय होगा। मैं क्योंकि मैं उस मुकेश सहनी जी भी हैं, वो भी थोड़ा उम्र, आप बिल्कुल, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, देखिए छोटी मुँह बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं उस अभी हिस्सा नहीं हूँ। हम ये कैसे कह दें कि 70 सीट मिलेगी या 80 मिलेगा या 60 मिलेगा, मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पर चर्चाएं हो रही है, और चर्चाएं इस तरह से हो रही है, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि बहुत ही एक स्ट्रैटेजी के तहत चर्चा हो रही है। उनके पास सारी डेटा है, कौन कौन कहाँ बेटर परफॉर्म कर सकता है। सभी हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व इसमें एक साथ हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेके मुझे नहीं लगता, जल्द उम्मीद की जा सकती है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही सुखद माहौल में। बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो मित्रों, आज के इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज़ होती जाएगी, हम अपने कार्यक्रम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे। आपसे बस एक ही आग्रह है कि चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।